नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने जियोग्राफी का क्लास आज 15 है, तो जियोग्राफी भी में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रारंभ किया था। तो एग्रीकल्चर जो है कि उसका आज सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कौन कौन सी फसलें कैसे उगाई जाती हैं। देखिए, कल हम लोगों ने जाना था कि फसल क्या है, फसल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आदिम फसल कौन कौन सी है, वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी है, और जो है कि निर्वाह हेतु खेती कौन कौन सी है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। तो ये सब हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जानेंगे कि कौन सी फसल भारत में उगाई जाती है और कौन सी फसल किस तरह के वातावरण में उगती है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण जो फसल है भारत में वो गेहूँ। ये जो गेहूँ फसल है वो रबी की फसल मानी जाती है, ये मैंने कल ही बता दिया था। तो इसकी बुआई के लिए 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और कटाई जब होती है तो उसे 15 से 22 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। देखिए, गेहूं की फसल अगर आप लोग देखे होंगे तो जब बोया जाता है तो उस समय जो है कि कोहरे का मौसम रहता है और ठंडी का आगमन रहता है। तो उस समय जो है कि टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन जब गेहूं को पकना होता है तो उस समय गर्मी का आगमन होता है और उस समय जो है कि टेम्परेचर भी अधिक होता है, जिससे गेहूं पकती है और भूसा जो है कि बनने में आसानी होती है। हम लोग देखे होंगे। और गेहूं जो है कि भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है गेहूं उत्पादन में, पहला चीन, दूसरा भारत। ठीक है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। ये दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। गेहूं दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जहाँ पर ना ही बहुत अधिक जो है कि आर्द्रता हो, ना ही बहुत ही अधिक शुष्कता हो, मतलब मिडिल क्षेत्र। ठीक है। और इसका जो है कि गेहूं से ब्रेड बनाया जाता है, नूडल बनाया जाता है, मैदा बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है। देखिए, इसमें याद करने की जो ज़रूरत है वो किसमें, DHD 2967, HD 2967 ये गेहूं के किस्म है, ये याद रखिए। और दूसरा है HI 1650, जिसे हम लोग पूसा के नाम से जाने जाते हैं। अगर परीक्षा में पूछे कि निम्न में से पूसा संबंधित है तो गेहूं की फसल से संबंधित है। ठीक है। तीसरा है DBW 303, ये इसकी किस्में मानी जाती है। तो ठीक है, चावल देखते हैं। चावल खरीफ की फसल में मानी जाती है, मैंने कल ही बताया था। इसका वनस्पति नाम जो है कि ओराइजा सैटिवा है। ओराइजा सैटिवा चावल का वनस्पतिक नाम है। ठीक है। चावल जो है कि विश्व में भारत दूसरे स्थान पे उगाने में है, पहला चीन है। ठीक है। ये जो है कि ग्रेमिनी परिवार का माना जाता है। ग्रेमिनी परिवार का अर्थ ये होता है कि वे पौधे जिन्हें उगाने के लिए पानी की आवश्यकता अपेक्षाकृत अन्य फसलों से अधिक होती है, तो उन्हें ग्रेमिनी फसल की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, ये ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और बर्मा क्षेत्र में उगाया जाता है। यदि हम दक्षिण पूर्व एशिया देखें तो ये जो भारत का नक्शा है जो बनाते हैं, तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हो गया दक्षिण। इन क्षेत्रों में जो है कि ज़्यादा उगाया जाता है। इसके बाद करा है कि भारत और बर्मा, यहाँ बर्मा यानी कि म्यांमार, इन क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है। उन क्षेत्रों में उगाए जाने का कारण ये है क्योंकि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है और जहाँ पे पानी अधिक होगी वहाँ पे चावल उगाया जाता है। एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि क्या चावल को और गेहूं को 12 महीना उगाया जा सकता है, तो हाँ, हो सकता है कि कुछ जगह 12 महीना न उगाया जा सके, लेकिन कुछ जगह उगाया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में जो सूर्य है वो कर्क रेखा से खिसकते हुए भूमध्य रेखा से होते हुए मकर की तरफ जा रही है। ठीक है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर तक वह जो है कि मकर रेखा पर पहुंचेगी। तो जो फसलें कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी पाने के कारण उगाई जाती थी, तो वही फसलें मकर रेखा पे सूर्य की किरण पाए जाने के कारण उगाई जा रही होगी वर्तमान में। तो जब वही मकर रेखा से होकर कर्क रेखा पहुंचेगी, तो जो उस समय मकर रेखा पर उगाई जा रही थी वो अब कर्क रेखा पर उगाई जाएगी। तो कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो 12 महीने न उगाई जा सके, बस एक क्षेत्र में न होकर वो कहीं और उगाई जा रही होगी। यही यूपीएससी में प्रश्न पूछा था कि चावल की फसल को 12 महीने तक उगाया जा सकता है, तो हाँ, ये कथन सत्य होगा। ठीक है।
इसके लिए 25 सेंटीमीटर तक की टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तापमान जो है कि 25 से मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। ये उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में ज़्यादातर उगाई जाती है। इसके लिए गर्मी और आर्द्रता की आवश्यकता अधिक होती है। देखेंगे हम लोग तो ये जो चावल उगाया जाता है वो मई के बाद जो है कि चावल को बोया जाता है। तो जब मई के बाद धान को हम लोग बोते हैं तो उस समय जो है कि उत्तर भारत में मौसम का आगमन माना जाता है। उस समय वर्षा भी अधिक होती है और जो है कि गर्मी भी होती है, तो उसमें आर्द्रता भी अधिक होती है और जो है कि वर्षा भी अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। इनमें जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। मैंने जब मृदा आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने जलोढ़ मृदा बताया था, जहाँ पे दलदली होगा वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में अधिक ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, इसीलिए जो है कि पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में अधिक उगाया जाता है चावल। इसकी किस्में जो है कि ओस, अमन, बोरो, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसकी जो किस्में है ओस, अमन, बोरो। देखिए ये जो बोरो है ये परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न हाल ही में बोरो शब्द संबंधित है, तो मैंने जो है कि जनजाति से लगाया था, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। ये जो बोरो है वो चावल की किस्म मानी जाती है। ठीक है, ओस, अमन, बोरो चावल की किस्म है। एक समय एक तकनीक जो है कि वर्तमान में न्यूज में है, डायरेक्ट सीडिंग प्रोसेस। जो डायरेक्ट सीडिंग राइस है, यानी कि उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं तो आप देखे होंगे तो पहले एक क्षेत्र बनाया जाता है ऐसे, फिर उसमें धान को डाल दिया जाता है, फिर धान जो है कि उगता है, फिर उसे उखाड़ कर एक एक जगह बोया जाता है, जिसे हम लोग जो है कि सेकेंड प्रोसेस से उगाते हैं। लेकिन एक जो नया प्रोसेस आया है कि जैसे गेहूं हम लोग डायरेक्ट छींट देते हैं, वही डायरेक्ट हम लोग छींट के धान उगाया जा सकता है। तो ये जो है कि नई तकनीक है, डायरेक्ट सीडिंग राइस प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसके कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां भी हैं। तो इसके लाभ क्या है कि समय की बचत होगी पहली, और जो है कि श्रम बल की बचत होगी दूसरी, और तीसरा इसमें जो है कि जो पानी ज़्यादा लगता है कि पहले पानी बोरो, फिर उगाओ, फिर पानी दो, फिर पानी भरो, फिर उसे बुआई करो, तो इसमें पानी की अधिकता ज़्यादा होती है। लेकिन डायरेक्ट सीडिंग प्रोसेस में पानी कम लगेगा। ठीक है, इसका हानि क्या है? हानि यह है कि धान बहुत ज़्यादा लगेगा, और इसे जो है कि पानी जो दिया जाता है वो हम लोग एक बार में बोर कर नहीं दे सकते। इसके लिए जो है कि पंप जैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि छिड़काव के माध्यम से जल देना होगा। तो ये जो है कि आम किसान यानी छोटे किसान के लिए संभव कम है। और तीसरा जो है कि इसका नुकसान ये है कि इसमें जो है कि जो बीज है उसकी खपत ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत जो हम लोग अब पारंपरिक रूप से बो रहे हैं। तो इसके हानि थे और इसके लाभ। इसके बाद गन्ना की फसल देखिए। गन्ना का जो वनस्पति नाम है वो कैसरम ऑफिसिनरम, जो कैसरम ऑफिसिरम, ये जो है कि गन्ना का नाम है। गन्ना का वनस्पति नाम है कैसरम ऑफिसिनरम। ठीक है, ये भी ग्रैमिनी परिवार का माना जाता है। ग्रैमिनी परिवार मैंने बताया कि क्या होता है, चावल भी है ग्रैमिनी परिवार का, और ये भी गन्ना भी है ग्रैमिनी परिवार का। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो दोनों क्षेत्र में, यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों में और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र दोनों में पाया जा सकता है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये दोमड़ मिट्टी, काली मिट्टी में भी पाया जाता है, और जल निकासी की व्यवस्था हो, यानी कि दोमड़ मिट्टी और काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में गन्ना उगाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था होना आवश्यक है। और यहाँ पे इसकी जो किस्में हैं ये अगेती और कॉस 8436, अगेती याद रखिएगा कि क्योंकि अगेती गन्ना की बहुत ही प्रमुख किस्म मानी जाती है। इसके आगे देखते हैं कपास की फसल। कपास का वनस्पति नाम गासीपियम है। गासीपियम कपास का वनस्पति नाम है, और ये जो है कि मालवेसी, कपास जो है कि मालवेसी परिवार का माना जाता है। ये खरीफ की फसल है, मैंने बताया था आप लोगों को। ये 21 से 25 डिग्री तापमान में उगाया जाता है। 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है।
मुख्यतः काली मृदा में पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ था, मैंने बताया था कि ज्वालामुखी के कारण हुआ था। यूरेसिन जब टकराने आ रहा था तो उसमें जो है कि एक द्वीप था, रीयूनियन हॉटस्पॉट से टकराने के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ थी, तो मैंने बताया था। इसके पकने के लिए पाला रहित, यानी कि जब पाला खत्म हो जाता है और धूप पड़ने लगती है तो उस समय जो है कि कपास जो है कि पकना प्रारंभ होता है। सर्वाधिक जो है कि कपास भारत में उगाया जाता है, मतलब पूरे विश्व में कपास का उत्पादन भारत प्रथम स्थान पे है। इसके लिए जीएम फसल बीटी कॉटन का भी निर्माण किया है। जो जेनेटिक मॉडिफाई फसल क्या होती है, देखिए कुछ फसल होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये कपास है, ठीक है, लेकिन ये कपास जो है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो मैंने क्या किया कि इसका जीन लेकर इसका जीन लेकर दोनों का मिला दिया, मतलब कि ये कपास था, छोटा है, ठीक है, तो ये जो है कि फसल है वो बड़ा होता है, तो मैंने इसका जो जीन लेकर इसमें मिला दिया, तो जब इसमें मिलाया तो ये जेनेटिक मॉडिफाई कपास का बीज बन गया। इसके बाद जब उगाएंगे तो ये दोनों मिलकर इतना बड़ा कपास जो है कि होगा। तो जेनेटिक मॉडिफाई का अंतर यह है कि दूसरे फसल का कुछ जीन लेकर दूसरे फसल में मिलाना, यही जेनेटिक मॉडिफाई कहा जाता है। तो यही जेनेटिक मॉडिफाई कपास का जो है उसे बीटी कॉटन के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो विश्व कपास दिवस है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पेट के एग्जाम में पूछा था कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7